अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली आसिफ, मैथ्स टीचर। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जो क्लास 9th की मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने फर्स्ट में HCF और LCM को फाइंड करने का मेथड सीखना है। उसके बाद HCF और LCM जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। देन उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो सीखना है कि उनका हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z की पावर 1 एंड सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो टर्म है 91 x की पावर 5 y की पावर 6 एंड z की पावर 7। आप इनमें से स्टूडेंट्स जो मर्जी टर्म पहले उठा सकते हैं। 91 को पहले उठा लें या 39 को पहले उठा लें। 39 वाली टर्म को पहले उठाया हमने। 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 39 है इसके हमने मल्टीपल्स फैक्टराइजेशन जैसे आपने मतलब पढ़ा था, तो उस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। 39 हमने देखा कि हमारे पास 39 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। तो फिर हमने 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक की है। तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। देन हमारे पास 13 आ चुका है स्टूडेंट्स। चूँकि हम सब ये बात जानते हैं कि 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करते चलता हूँ कि प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब अ नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक नंबर वो खुद और दूसरा 1। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाता है। और 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको नेक्स्ट जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। 13 1 ज़ार 13 आ गया। अब हमने 13 के फैक्टर्स यहाँ पर राइट कर दिए हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 13, और यहाँ पर x की पावर 7 था तो मैंने इसको x की पावर 5 x की पावर 2 राइट कर दिया। बिकॉज मुझे इस बात का पता है कि हमारे पास जो बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होके क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मैंने किया क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 5 है, तो HCF का हमारे पास मतलब ही ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों टर्म्स में से या 3 टर्म्स में से जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 5 थी और यहाँ पर क्या है? 7 है। तो मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पर x की पावर 5 को कॉमन करना है, तो मैंने उसको सेपरेट कर लिया। यहाँ पर y की पावर 3 है, एज इट इज़ राइट कर दिया। बिकॉज यहाँ पर y की पावर 6 है, तो 3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं y की। इसको एज इट इज़ ही राइट कर लिया। देन यहाँ पे z आ गया मेरे पास, इसकी पावर 1 है, इसको भी एज इट इज़ ही राइट कर लिया। बिकॉज जो हमारे पास सेकेंड टर्म है वहाँ पर z की जो वैल्यू पावर जो है वो 7 है। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7 के ऊपर। बिल्कुल अपने पहले क्वेश्चन की तरह हमने 91 को जो है फैक्टराइज करना है। अब 91 चूँकि हमारे पास एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 3 पे डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स कैसे चेक करते हैं? हमने देखा कि दोनों नंबर को ऐड किया, 9 + 1 10। तो 10 जो है स्टूडेंट वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो अब हमने इसको 5 पे चेक किया तो 5 पे भी डिविजिबल नहीं है। देन हमारे पास 7। अब देखें बेटा, 7 1 ज़ार 7 और यहाँ पर जो है 2 कैरी हो गया। ये देखिए मैं यहाँ पे 2 राइट कर रहा हूँ, 2 कैरी हो गया। 7 3 ज़ार 21। अब बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन की तरह या पहली टर्म की तरह हमारे पास यहाँ पर 13 आ चुका है, और 13 एक प्राइम नंबर है जो कि इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने इसको एज इट इज़ ही
यहाँ पर राइट कर दिया। 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ये मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि x की पावर 5 और y की पावर 3, y की पावर 3, y की पावर 6 को मेरा यूँ लिखने का मतलब तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर HCF फाइंड करने जा रहे हैं। तो HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उनमें जो है, अगर हमने y कॉमन करना है तो हमें देखना होगा कि दोनों तरफ y की जो सेम पावर कॉमन आ सके। तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा था तो मैंने 6 को इस तरह से लिख लिया। इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, हम वापस वहीं पे पहुँच जाएंगे। अब पहली टर्म में z कॉमन आ सकता था, z की पावर 1, तो यहाँ पर z की पावर 7 को हम कैसे राइट करेंगे, z की पावर 1 और z की पावर 6। तो ये लें स्टूडेंट्स, हमारी दूसरी टर्म जो भी है वो भी आपने उसको, जो उसमें कांस्टेंट टर्म थी वो भी फैक्टराइज कर ली है, और जो वेरिएबल्स इंक्लूड हैं उनकी पावर्स को भी इस तरह से राइट कर लिया है कि आप आसानी के साथ कॉमन कर सकें। अब हम HCF की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो हमें यहाँ से 13 कॉमन मिल रहा है और यहाँ से भी 13 कॉमन मिल रहा है, हमने 13 कॉमन कर लिया। देन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये देखें x की पावर 5 फर्स्ट टर्म से कॉमन, और ये देखें x की पावर 5 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, वो भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इस जगह पे आ जाए तो y की पावर 3 है हमारे पास, ठीक है। y क्यूब यहाँ से फाइंड जो है हमने कॉमन किया, क्योंकि ये यहाँ पे भी मौजूद है। ये देखें स्टूडेंट्स, अब वो चीज़ जो फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, z की पावर 1, वो हमने कॉमन कर ली। तो इस तरह से हमारा जो है HCF बन चुका है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों टर्म्स में से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कॉमन कर सकते हैं। वो हमारे पास ये था 13 जो दोनों में मौजूद है, x की पावर 5 जो दोनों में मौजूद है, y की पावर 3 जो दोनों टर्म्स में मौजूद हैं वो राइट कर दी, z की पावर 1 जो दोनों टर्म्स में मौजूद है वो राइट कर दी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया है HCF। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 बुक पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपने फाइंड करना है क्वेश्चन का एलसीएम। बिल्कुल यही दो स्टेटमेंट्स हैं जिनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सिंपल, अगर आप HCF सीख चुके हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आपने एलसीएम कैसे सीखना है। तो HCF में आपने क्या किया था कि उनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स थे या दोनों टर्म्स में जो चीज़ें कॉमन आ रही थी वो आपने राइट की थी। अब एलसीएम में क्या होगा कि आपने जो चीज़ें पहले से कॉमन की हुई हैं, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स, ये देखें मैंने लिखे हुए हैं, ये देखें ये मेरे पास अनकॉमन फैक्टर है, ये 3, ये देखें मैंने राइट किया हुआ 3। उसके बाद ये देखें x का स्क्वायर, तो ये देखें मैंने x स्क्वायर राइट किया हुआ है। देन इसमें और कोई भी ऐसी वैल्यू या ऐसी टर्म नहीं है जो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर हो, बाकी के सारे कॉमन फैक्टर थे। लेकिन दूसरी टर्म में मेरे पास 7 y क्यूब एंड z6, वो ये देखें स्टूडेंट्स मैंने इनको कॉमन किया हुआ, दोनों में से सॉरी टू से कॉमन फैक्टर ले लिए, फिर अनकॉमन फैक्टर ले लिए। अब इन सब को 13 को 3 से और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आ जाएगा। बेसिस यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, तो जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। 2 + 5 7 आ गया। y की पावर 3 यहाँ पे है, y की पावर 3 यहाँ पे है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, y की पावर 6, z की पावर 6 यहाँ पे है, z की पावर 1 यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, z की पावर 7। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपने कितनी आसानी के साथ एक क्वेश्चन को जो है उसका HCF सीखा, लेकिन मैंने जो है आपके लिए आसानी पैदा कर दी कि आपको वो क्वेश्चन दूसरी दफ़ा ना करना पड़े। आपने साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल यही क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड है, तो आपने HCF के साथ साथ LCM भी फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास वो आपने खुद सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि आपने क्वेश्चन का HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। आपने HCF फाइंड करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से।
अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म या आप कह लें फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं कि जिसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमने फैक्टराइजेशन जो है जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है, सीखी हुई है, तो बिल्कुल उसी मेथड से अब हमें देखना क्या है। फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये 6 है, ठीक है। 6 को मैंने हायर पावर के कोफिशिएंट के साथ जो यहाँ पे 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखें 6 आ जाएगा। अब इस 6 को फैक्टराइज कर लेना है, ये देखें, ठीक है। 2 3s are 3, 3s are 3 1s are 3 हो गया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, फैक्टराइजेशन जो है ये अगर आप यहीं से सीख लेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में भी ये आपके काम आएगी। आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होती है और हायर पावर का कोफिशिएंट, हायर पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट क्या है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी 6 को यहाँ पे देखें फैक्टराइज किया, ठीक है। 2 3s are 6, 3 1s are 3। स्टूडेंट्स फैक्टराइज तो हमने करना है, उसके लिए ये टर्म पता चल गई कि हमने जी जो हमारी कांस्टेंट टर्म है हायर पावर का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ आएगी उसको जो है उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, किस तरह से राइट करेंगे। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, ये 2 और 3। अगर आप देखें तो 6 के मल्टीपल्स जो हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी है, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी है। लेकिन इनमें से कौन सा जो है वो पेयर हमें रिक्वायर है। अगर हम 6 + 1 करते हैं तो वो 7 आ जाता है, अगर हम 6 - 1 करते हैं तो 5 आ जाता है, मतलब हम इस पेयर को यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम 6 - 1 करेंगे 5 तो हमें मिल रहा है, बट जो चीज़ रिक्वायर है कि हमें पॉजिटिव का साइन रिक्वायर है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 + 3 लिखेंगे, x² + 3x + 2x + 6। स्टूडेंट्स एक और बात, ये जो हमारी मिड टर्म होती है ये टर्म हमारे सारे क्वेश्चन को डिफाइन करती है। जैसे कि मैंने 5 को कैसे राइट कर लिया 3 + 2, अगर 3x + 2x को आप लिखें ऐड करें तो हमारे पास 5x आ जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आ जाता है। स्टूडेंट्स यही वो मेथड है फैक्टराइजेशन का जिसके लिए आपको जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ ये देख लें कि आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं